चलो जी कंटिन्यू करते हैं। वी वर डूइंग एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसमें हमने कल रदरफोर्ड तक कर लिया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं उससे अगला, दैट इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल। राइट, बोहर्स एटॉमिक हाँ जी, क्या था, इसने 3 पोस्टुलेट्स दिए थे बोहर ने। राइट, रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया था उसी को इंप्रूव किया था बोहर ने, एंड ही गेव 3 पोस्टुलेट्स व्हिच आर नेमली, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है, बताते जाओ। ये एटम में न्यूक्लियस है। क्या है? Sir, angular momentum is conserved. एंगुलर मोमेंटम जो है वो सेकंड वाला आएगा, पोस्टुलेट सेकंड पोस्टुलेट था। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था, उसने सिंपल इतना बोला भाई, क्या फिक्स्ड एनर्जी शेल में रोटेट करते हैं। हाँ वो सेकंड और थर्ड वो भी था। फर्स्ट में तो सिर्फ फर्स्ट में पोस्टुलेट में वही था जो उसने बोला था रदरफोर्ड ने। ठीक है, कि बस उसमें फिर फर्क इतना था, उसने इतना बोल दिया था कि भाई जैसे अर्थ सन के अराउंड रोटेट करती है वैसे ही यहाँ पे न्यूक्लियस है और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ठीक है, सेम इक्वेशन दी थी इसने। फिर सेकंड पोस्टुलेट से इसने थोड़ी इंप्रूवमेंट की थी। क्या 3 पोस्टुलेट्स लिख लेते हैं फटाफट, वैसे तो तुम लोगों ने लिख रखे होंगे। बट फिर भी हम लिख लेंगे एक बार, पता नहीं टॉपिक क्यों डाला फिजिक्स में, कर तो लेते हैं बच्चे। केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में भी होना चाहिए कुछ फिजिक्स वाला पार्ट ना, जो केमिस्ट्री वाले रिवाइज करवाए। ओके, तो इसमें क्या था, ही सेड के द इलेक्ट्रॉन्स revolve around the nucleus like the earth revolves around the sun। ठीक है, and the centripetal force is provided by electrostatic force, that is mv square by r is equal to k ze square by r square। ठीक है, हाँ बिल्कुल अक्षिता, वही तो मैं बोल रहा हूँ। सेकंड पोस्टुलेट में उसने क्या किया, NH/2 वाला याद है? The electrons can't revolve in the circular orbits of any radius, but it can revolve only in those circular orbits for which
एंगुलर मोमेंटम is integral multiple of h upon 2 pi. Correct. That is angular momentum is equal to nh upon 2 pi is equal to mvr. This is also equal to I omega. n क्या सर चीज है यहाँ यहाँ पर पे? कुछ n number of n lambda number of photons sir. Number of photons. बस केमिस्ट्री के बॉन्ड सर n स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी फिर n स्पेक्ट्रल लाइंस हैं. सर शायद वो हो ऑर्बिट सकता का है. नंबर है सर शायद. हाँ अच्छा Orbit. सर. अच्छा सर. अबे तुम लोग ना सर हाँ सर यहाँ पर कुछ नंबर होता है n. क्या होता है? शेल नंबर होता है मतलब जिसमें जिस इलेक्ट्रॉन की उस बात कर रहे होते हैं. क्या बोलते हैं Shell उसको? number ही प्रिंसिपल होता है. क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. यस सर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सही है सर याद आ गया. हाँ प्रिंसिपल में सर AL होगा. यहाँ पर AL. कुछ हाँ बोल. सर कुछ क्वांटाइज कुछ ऐसे वर्ड्स भी थे ना यहाँ पर कुछ. हाँ क्वांटाइज्ड ही है ना. क्वांटाइज्ड तो इसलिए. उसका मतलब क्या होता है सर? क्वांटाइज्ड का मतलब क्या होता है? ओके क्वांटाइज्ड का Yes. मतलब ये होता है जैसे ये लेवल हो सकता है, ये लेवल हो सकता है, ये लेवल. क्वांटाइज्ड का मतलब होता है द फिक्स्ड लेवल्स व्हिच आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ समथिंग. जैसे एक डिस्टेंस ये वाला हो गया, ये वाला. ऐसा नहीं है कि भाई यहां भी घूम लिया, यहां भी घूम लिया, यहां भी घूम लिया ना. यहां होगा जैसे Q इज इक्वल टू N नहीं होता है. हाँ के ना. Yes sir. तो दैट मींस चार्ज इज क्वांटाइज्ड. चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है भाई? वो ठीक है सर. इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज का. ऐसा नहीं है हाँ डेढ़ जी. इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. ओके सर समझ गया. ओके थर्ड इज थर्ड क्या कहते हैं कि भाई अगर कूदते हैं इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, अगर वो कूदेंगे तो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल जाओ उन्हीं में कूदेंगे और जब कूदेंगे तो कुछ रेडिएशन एमिट कर देंगे. ठीक है तो ये उसने थर्ड बोला. ठीक है हर ऑर्बिट के साथ एक पर्टिकुलर एनर्जी एसोसिएटेड होती है. राइट तो ऑब्वियसली अगर ट्रांजिशन होगी एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल पे, ऊपर से अगर नीचे कूदेगा इलेक्ट्रॉन तो कुछ एनर्जी छोड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा? कौन सी ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा होती है, दूर वाले की या पास वाले की? सर नेड़े वाले नहीं नहीं सर साइन देना कि किਵੇਂ सर फॉर्मूला बता दो सर फिर बता देंगे. मैं बताऊं फॉर्मूला. दूर वाले की ज्यादा होती है. पेपर में ना दूं. नजदीक वाली ज्यादा होती है. दूर वाली सर, ज्यादा सुमित होती है. सुमित कुमार. नहीं नहीं सर नेगेटिव में होती है सर. नेड़े वाले की होगी ज्यादा शायद. अरे मेरे को नहीं पता. मेरे सर, को तो इतना negative में बता होती दो. है. मेरे को तो इतना बता दो भाई ज्यादा किसकी होती है कम किसकी होती है? नेड़े वाले की सर होगी दूर वाली सर. ज्यादा होगी. पर दूर वाली ज्यादा होती है. साइन देखते नहीं होते मतलब लोग साइन लगाते हैं पर उसको वो नहीं करते होते कंसीडर. सर दूर जाके तो Consider जीरो करते- होगी. नहीं सर कंसीडर नेड़े करते मतलब तुम नेड़े लोग वाले की होगी समझ- सर. पोटेंशियल एनर्जी बताओगे जरा. नहीं दूर वाले की होती है. दूर. अच्छा सर ठीक है सर आप समझ गए सर. -13.6 बैंड स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी सर- का फॉर्मूला बताओगे जरा. सर इसकी सर मैं समझ गया सर. याद आ गया सर. इसकी मैक्सिमम एनर्जी 0 होती है सर शेल की. हाँ लास्ट जी में होगी जो. इंफिनिटी थे. हाँ जी सर. हाँ हाँ बाकी तो सर ये नेगेटिव में रहती है सर ये. ये होता है ना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला. टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये अभी लिखेंगे वैसे हम. टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? सर बाय हाफ हो जो. टू आर.
अब टोटल एनर्जी भाई नेगेटिव है साथ में, अरे नेगेटिव के कारण ही तो पंगा पड़ रहा है सारा कुछ। आर जितना कम उतना इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, हाँ कि ना? अगर आर की वैल्यू मान लो 1 है तो टोटल एनर्जी सपोज नंबर ज्यादा आएगा लेकिन -10 है। आर की वैल्यू 2 कर देंगे, यस सर। टोटल एनर्जी हो गई -5। अब कौन ज्यादा है, -10 या -5? माइनस सर -10 ज्यादा, -5 ज्यादा है? सर -5। -5 ज्यादा है। यहाँ पे साइन देखते हैं, इसीलिए Yes, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी उसकी बढ़ती जाती है। एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, दैट इज व्हाई उसका साइन यहाँ पे देखेंगे, ये डायरेक्शन नहीं बताती। वेक्टर क्वांटिटीज में हम साइन नहीं देखते होते। क्यों नहीं देखते होते? क्योंकि साइन का मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? डायरेक्शन डायरेक्शन होता है। यहाँ पे डायरेक्शन से लेना देना कोई है नहीं। है। इसमें तो भाई नेगेटिव वैल्यू उसी की वैल्यू है, ये तो नेगेटिव साइन उसकी वैल्यू में है, डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए देखेंगे हम। समझ गए? तो क्या समझ में आया? नेगेटिव साइन हम किस में देखते हैं? ये अगर बाद में तुम लोग कहीं कंफ्यूज होते हो, ये चीज याद रख लिया करो। नेगेटिव साइन हम किस में देखते हैं और किस में नहीं देखते? उस क्वांटिटी में देखेंगे जो स्केलर है। क्यों देखेंगे? क्योंकि भाई उस नेगेटिव साइन का मतलब वहां पे डायरेक्शन नहीं है, इसलिए नेगेटिव साइन को हम वैल्यू में ही कंसीडर करेंगे, ना कि डायरेक्शन में करेंगे। बात समझ में आ गई? ये थर्ड पोस्टुलेट नहीं है, थर्ड पोस्टुलेट में लिख लो कहीं। अच्छा, थर्ड पोस्टुलेट लिख लेते हैं। क्या था? एवरी एनर्जी लेवल ना, एवरी वो क्या बोलते हैं उसको, एनर्जी ऑर्बिट लेवल है ना, इज एसोसिएटेड विद सम एनर्जी and whenever an electron makes a transition from higher level to the lower level, it emits energy equal to difference of energies of the two levels. Therefore जो डेल्टा E वो देगा दैट इज h न्यू, उस फ्रीक्वेंसी की एनर्जी जो है वो एमिट करेगा, which is equal to E2 minus E1. ठीक है जी। चलो अब इनको यूज करके हम निकालते हैं अलग अलग चीजें। क्या अपने को चाहिए? एक तो रेडियस का फॉर्मूला चाहिए, एक अपने को वेलोसिटी का फॉर्मूला चाहिए। किसकी वेलोसिटी, किसका रेडियस? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का रेडियस, कितने रेडियस में घूम रहा है, कितनी वेलोसिटी के साथ घूम रहा है, कितनी एनर्जी के साथ घूम रहा है। तो तीन चीजों की कैलकुलेशन अब हम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें टॉपिक हम बना लेते हैं कैलकुलेशंस ऑफ radius, velocity and तो फर्स्ट इज रेडियस। अब रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम, mv² r इज इक्वल टू k ze²
आर स्क्वायर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। एंड दो इक्वेशंस यूज करेंगे, दूसरा पोस्टुलेट यूज करेंगे विच इज MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। तो एक में से V की वैल्यू निकाल के दूसरे में डाल दो। क्या करना है, एक में से V की वैल्यू निकाल लो और दूसरे में डाल दो, तो वी विल गेट, इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, तो देयरफॉर हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बन जाती है वो क्या बन जाती है, यस करेक्ट हरदात, 0.529 n स्क्वायर बाय z, किस यूनिट में है हरदात, ये एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम में, करेक्ट। 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम, बिल्कुल सही बात है। और अपने को तो वैसे फिजिक्स में तो सिर्फ इतना याद रखना है, nth ऑर्बिट का रेडियस है, तो Rn इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z। यहाँ पे तो आर्मस्ट्रॉन्ग, यहाँ पे तो अपने को सिर्फ क्या चाहिए, प्रोपोर्शनैलिटी से काम बन जाएगा अपने फिजिक्स में, तो ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशंस ऑफ रेडियस की जरूरत ज्यादातर नहीं पड़ती। सर थोड़ा सा ऊपर करना सर, थोड़ा सा करता हूँ सर z एटॉमिक नंबर होता है ना? बिल्कुल, दिस z इज नॉट द z एक्सिस। सर थर्ड पोस्टुलेट पर, कौन सा वाला पोस्टुलेट है, थर्ड वाला ही देखना है सर। जल्दी कर यार, टाइम मत लगा, टाइम मत लगा, टाइम, ठीक है। वेलोसिटी का ठीक है सर। ठीक है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है, ਸਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ z ਐਂਡ m ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। z ਤੇ n ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, इसमें हो रहा है सर 2.3 into 10 raised to power 6 z square by n square, नहीं z by n, 2 पॉइंट सर फ्रीक्वेंसी से निकल जाएगी सर। 2.16 into 10 raised to power 6 करेक्ट Z by N। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, तो यही दो इक्वेशंस यूज करके वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल लेंगे, इन्हीं दो को। वैसे तो इसकी डेरिवेशन नहीं आती बोर्ड में भी, बट स्टिल we know how to calculate it. In fact, you guys know since chemistry में आ सकती है I guess, but सर हाँ जी, सर जो आपने थर्ड पोस्टुलेट में डेल्टा इक्वल टू एच न्यू लिखा है, उसमें n नहीं आना चाहिए, n नंबर ऑफ फोटॉन्स भी, क्या NH न्यू। वो एक इलेक्ट्रॉन, अबे इलेक्ट्रॉन है, सर इलेक्ट्रॉन, एनर्जी तो फोटॉन्स में ही होगी हाँ तो सर। हमें कौन सा पता भी एक फोटोन की एनर्जी रिलीज होगी। पहली बात तो यहाँ पे अब हम फोटोन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे तो एनर्जी की बात हो रही है, एनर्जी की फ्रीक्वेंसी, लाइट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बस उसकी बात हो रही है। यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हो गया, जिसमें हम पार्टिकल नेचर को स्टडी कर रहे थे। अच्छा सर, अब एन को भूल जाना है वो वाली। हाँ हाँ, अब हम पार्टिकल नेचर को स्टडी नहीं कर रहे, वो चैप्टर खत्म हो गया। अच्छा ठीक है एनसीईआरटी में सर, तो ये ओके। डिफरेंट चैप्टर दे रखा है। यहाँ पे अपने ठीक पास, है हाँ सर। तेरे आने से डिस्टरबेंस बड़ी है यार सुमित। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, 2.16 या 18 into 10 raised to power 6 into z by n मीटर पर सेकेंड। अपने को मतलब किससे है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z by n से। यहाँ पे n क्या है, n क्या चीज है यहाँ पे, सर शेल्स सर शेल ही होंगे। वही है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। हाँ जी सर, प्रिंसिपल क्वांटम। ठीक है, उसके बाद आती है एनर्जी कैलकुलेशन करेंगे अब हम। ओके, तो पहले देखते हैं काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जब वी के ऊपर से वैल्यू डालते हैं तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आता है दैट इज के जेड ई स्क्वायर बाय 2r square. 2r। Always positive? Obviously. Yes, sir. Kinetic energy is always positive. ठीक है। अच्छा, as अगर हम दूर जाएंगे, as r increases, kinetic energy क्या करेगी? Decreases. Decrease। जितना रेडियस ज्यादा होगा उतना kinetic energy उस इलेक्ट्रॉन की कम होगी, तो दूर वाले इलेक्ट्रॉन्स की kinetic energy जो है वो कम होगी। और जो इन्फिनिटी पे ऑब्वियसली kinetic energy क्या हो जाएगी अगर इंटरेक्शन वहां पर नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी का केस उल्टा होता है। पोटेंशियल एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता है, अभी हमने देखा क्या फॉर्मूला था, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर। सर यहाँ पे जो आपने लिखा एट आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं लिखना था? जीरो आएगा, मैंने इन्फिनिटी लिख दिया, अरे यार सॉरी। पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये बाउंडेड सिस्टम है ना, ऑफ बाउंडेड सिस्टम इज नेगेटिव। एज आर अगर बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यस, पोटेंशियल एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस ड्यू टू नेगेटिव साइन। At r is equal to infinity, potential energy will be 0। और ये क्या चीज है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ना, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इससे नीचे तो सारी नेगेटिव है, वो इससे कम होगी, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज 0। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये जो दोनों ऊपर एनर्जीज लिखी हैं उन दोनों को जब सम करेंगे हमारे पास इसका फॉर्मूला बन जाएगा जेड ई स्क्वायर बाय 2r। यस। श्रेया कहाँ हो तुम? हाँ जी। कहाँ हो तुम? इतनी डिस्टरबेंस पीछे, कहाँ घूम रही हो? भाई मेरा टीवी देख रहा है और उसको कोई काम नहीं है दूसरा। ओके, तो टोटल एनर्जी बाउंडेड सिस्टम की, इसमें भी as r increases तो टोटल एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी।
और इन्फिनिटी पे दोनों ही एनर्जी 0 थी, तो ऑब्वियसली टोटल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और है, क्या? टोटल एनर्जी का एक एक्सप्रेशन किया होगा तुम लोगों ने। 13.6 वाला। हाँ 13.6 वाला। 13.6 z स्क्वायर अपॉन n इलेक्ट्रॉन वोल्ट शायद। Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर आएगा शायद। n स्क्वायर, यस। ओके, इतना तो पता होगा कि टोटल एनर्जी जो है यहाँ से दिख ही रहा है हमें कि टोटल एनर्जी इज व्हाट, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यस सर। एंड काइनेटिक एनर्जी से क्या नाता है इसका, दिख रहा है? टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव। नेगेटिव। याद होगा तुम लोगों को, ये हमने ग्रेविटेशन में भी किया था। यस सर। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला एक जो दूसरा है, दैट इज -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑलवेज प्रेफर टू यस सर। सॉल्व द वैल्यूज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, काफी सिंपल कैलकुलेशंस हो जाती हैं इसमें, दैट्स व्हाई। ठीक है, और इसका जो एक और फॉर्मूला है, R वाला, रिडबर्ग्स कांस्टेंट वाला, ये 13.6 मतलब सॉल्व करके क्या कैसे आया, दिस इज RCH z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नहीं सॉरी जूल, ये जूल में होता है। सर इसकी वैल्यू 10⁵ नहीं होती? किसकी वैल्यू? रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग की सर शायद। रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? अप्रोक्स 10⁵ शायद सर। ना, 10 to power -5 नहीं होता, -5 मीटर। 10 to power 7 या 5। 10⁻⁷, यस इट इज 1.1 के आसपास होती है, 1.09 या 1.1, 1.097 into 10⁻⁷। सर हाँ जी, सर सारे न्यूमेरिकल में वैल्यू नेगेटिव लेके चलना सर टोटल एनर्जी की सर? टोटल एनर्जी की हाँ जी सर। बिल्कुल नेगेटिव लेनी है। नोटेड। ओके, कुछ इसकी एग्जांपल्स जैसे एनर्जीज की एग्जांपल्स लिख लेते हैं, लाइक ग्राउंड स्टेट पे सम ग्राउंड स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट पे हाइड्रोजन एटम की अगर टोटल एनर्जी निकालनी है, वो कितनी होगी? -13.6। -13.6 है ना। हाइड्रोजन एटम की है, इट इज -13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए क्या होती है? 1। और ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन है जो, उसका n होगा 1। ग्राउंड स्टेट n 1 होता है 0 होता है? 1 1 1। 1। So this comes out to be -13.6 electron volt.
है ना? ओके, हीलियम पॉजिटिव आयन, इसका जो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या होगी? -13.6 इंटू हीलियम का Z कितना होता है? 2 N क्या होगा? 1, तो ये कितना आ जाएगा? 1 इंटू 4 हो जाएगा, मतलब -50 कितना हो गया? 4 इतना ही होगा ना? 6 चौक 4। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर लिथियम 2 पॉजिटिव आयन, लिथियम का Z कितना होता है? 3 और ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली 1, तो ये जितना भी आएगा 9 से मल्टीप्लाई कर लो इसको। करो जरा, 9 3 36 122.4 122.4 9 6 54 122। ओके, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी पता है। अब अगर एक्साइटेड स्टेट, अच्छा जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जीज हैं, जैसे हाइड्रोजन एटम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, अगर मुझे इसको आयनाइज करना है, अगर मुझे इसको आयनाइज करना है तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को? आयनाइज करने का मतलब क्या होता है? उसमें मिनिमम एनर्जी गिवन टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन यस, फ्रॉम आउटर मोशन। करेक्ट। तो अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाना है इससे, तो मतलब उस इलेक्ट्रॉन की फाइनल एनर्जी कितनी करनी होगी मुझे? सर ਉਹਦੀ ग्राउंड स्टेट ਦੇ बराबर। नहीं नहीं, वो तो हाँ, वो आयनाइजेशन एनर्जी है, क्योंकि मुझे फाइनल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की कितनी करनी है? 0। जो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड नहीं है, मतलब वो न्यूक्लियस से हम बोल सकते हैं इन्फिनिट डिस्टेंस दूर है। यस सर। अगर इन्फिनिट डिस्टेंस दूर है, क्योंकि वो बाउंडेड नहीं है, वो रिलीज हो गया है, तो उसकी फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इट्स जस्ट लाइक एस्केप, जैसे प्लैनेट्स से किसी बॉडी को एस्केप कराना है, तो उसकी फाइनल एनर्जी कितनी कर देते हैं हम? 0 कर देते हैं। यहां से यहां पे हमने इलेक्ट्रॉन को एस्केप कराना है बाहर, तो फाइनल एनर्जी कितनी कर देंगे? 0। पहले उसके पास एनर्जी कितनी है? -13.6। अगर -13.6 में 13.6 ऐड कर दूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 0। That means ionization energy will be plus 13.6. Is that clear? यस सर। यस। So ionization हाइड्रोजन एटम की होगी +13.6। ठीक है, दिस इज द एनर्जी required to release the electron। हीलियम पॉजिटिव आयन की कितनी होगी? 2 into 13.6 होगी सर। वही जो ऊपर हमने निकाला है ना। हाँ जी, 2 का स्क्वायर। हाँ जी। ऐसे ही लिथियम 2 पॉजिटिव की कितनी होगी? +122.4, है ना। दिस इज बेसिकली नथिंग बट नेगेटिव ऑफ द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। दिस इज नेगेटिव ऑफ द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। ऐसे इसलिए सब बोल सकते हैं इसको, दैट इज move electron from ground state to infinity। ओके,
देन वी हैव आयनाइजेशन एनर्जी Sir? पता है, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, जस्ट क्या कर लेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी से अगर पोटेंशियल निकालना है तो क्या करेंगे, डिवाइड बाय चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो ई उड़ जाएगा, तो सिंपल क्या बचेगा 13.6 वोल्ट, 54.4 वोल्ट, तो ये बचेगा। This is ionization energy divided by सर सर हमने मतलब हीलियम पॉजिटिव की ही क्यों निकाली, हीलियम अकेले की क्यों नहीं निकाली? ये तो तू ऐसे- बता भाई मेरे मतलब- को, केमिस्ट्री बोहर वाले मॉडल बताओ। बोहर मॉडल है ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਆ। ਹਾਂ यार अच्छा ठीक है सर। ये होगा 54.4, ये एल लिखा है सिर्फ, लिथियम है। अब अगर एक्साइटेशन एनर्जी निकालनी है, उसके लिए एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगा, ग्राउंड स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में एक्साइट होना इलेक्ट्रॉन को, तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सर वो ग्राउंड स्टेट से माइनस कर देंगे उस शेल की एनर्जी को। हाँ ठीक है, तो एक्साइटेशन एनर्जी होगी, अच्छा एक्साइट कराने के मतलब अगर ग्राउंड स्टेट से सपोज n1 से n2 पे जाता है तो एनर्जी देनी पड़ेगी, रिलीज होगी? सर रिलीज होगी। रिलीज होगी। अगर 1 से 2 पे जाता है देनी पड़ेगी। सर देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी हमें एनर्जी, क्योंकि बाहर बाहर वाले की एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा है ये सर। तो एनर्जी अपने को देनी पड़ेगी, ज्यादा से कम में Yes, आएगा sir. तो एनर्जी रिलीज करके आएगा। हाँ के ना? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, जैसे एग्जांपल अभी मेरे को सपोज हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराना है फ्रॉम n is equal to 1 to n is equal to 2, तो मैं अगर दोनों की एनर्जीज निकाल लूं और दोनों को माइनस कर दूं तो मेरे पास एक्साइटेशन एनर्जी आ जाएगी। हाँ के ना? यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ, तो E1 की एनर्जी कितनी होती है मेरे को पता है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और E2 कितना होगा, -13.6 इंटू Z² Z की वैल्यू क्या है, एटॉमिक नंबर सर। हाइड्रोजन के लिए कर रहे हैं तो कितना है 1। 1, और n क्या कर दिया, अब 2 कर दिया, तो 2², 13.6 डिवाइड बाय 4 कितना होता है 3.4, 4, हाँ 3.4 है ना। तो देयरफॉर एक्साइटेशन एनर्जी कितनी होगी, E2 माइनस E1 which is -3.4 माइनस हायर माइनस लोअर करेंगे तभी आएगी, तभी पॉजिटिव में आएगी, पॉजिटिव में चाहिए अपने को, कितना हो गया माइनस करके 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो दिस इज द एक्साइटेशन एनर्जी। तो निकाल सकते हैं किसी भी दो के शेल्स के बीच में
एक्साइटेड एक्साइटेशन है निकाल सकते हैं, बस उनकी एनर्जीज को अपने को माइनस करना और कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल है। और यही एक्साइटेशन पोटेंशियल भी होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन को उड़ा दो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दो तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्साइटेशन एनर्जी है, तो 10.2 वोल्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल है। n is equal to 1 to n is equal to 2, तो डेल्टा E हमने जैसे ऊपर निकाला तो वही है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, therefore delta V जो है that is 10.2 volt. This is excitation energy, this is excitation potential. ठीक है जी, तो ये कुछ हो गई टर्म्स अपनी। अब जरा एक दो न्यूमेरिकल करते हैं इसके। सर हाँ जी सर एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल कर जाएगा कहाँ? इधर उधर घूम के दोबारा फिर चला जाएगा अंदर, घूमते रहते हैं, लूजली बाउंड होते हैं जो। ये कुछ तुम लोग क्वेश्चन पूछा करो। सर केमिस्ट्री में तो समझ नहीं आता। केमिस्ट्री में तो सर इक्वेशंस के कारण ऐसे क्वेश्चन ही नहीं आते दिमाग में। दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं आते, फिजिक्स में ही सारे क्वेश्चन पनपते हैं। क्या कर रहा है सुमित कुमार? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी तूने सेम लिख दी। सर नहीं सर, बाय 2 किया है पोटेंशियल में। पोटेंशियल में बाय 2 की है, फिर भी गलत है। सर वही तो रिलेशन है सर। अर्षित ठीक है, कृष ना कृष तूने पूछा था मुझसे कि सर हमें नेगेटिव साइन लिखना है क्वेश्चंस में, नेगेटिव साइन लेना है नहीं लेना है। दोनों एनर्जीज बताओ कृष। करण क्या कर रहे हैं? और पुट्ठे सीधे काम करिए ने यार जी हैं। ये कौन सी एनर्जी दे रखी है? सर देखना, आप देखना है। ये कौन सी एनर्जी दे रखी है ये बताओ मेरे को।
T दे रखी है सर। बट टोटल एनर्जी का क्या रिलेशन होता है फिर? T/2 and Ke minus Ke, सॉरी सर, यही तो लगाया आपने, गलत कहा है सर। अबे उल्टा लगाया तूने, ट्वाइस होगी, तूने पुट्ठा करता। हैं TE द, ओ अच्छा सर ठीक है। करण तूने भी उल्टा क्या करके रहा तुम लोग यार, हद होगी हैं। अबे मैं तो सोच रहा था ये क्वेश्चन दूं या ना दूं, तो ज्यादा ही सिंपल है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, माइनस ऑफ माइनस 13.6 दैट इज प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कौन सी आ गई? काइनेटिक एनर्जी। एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इट इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है यार, केमिस्ट्री शुरू हो गई तुम लोगों ने परफॉर्म करना ही बंद कर दिया है। अरे इतना सिंपल क्वेश्चन था ये तो। माइनस 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डरते हो का? अगला सवाल, एक और सिंपल सवाल देते हैं, इसको सही से कर देना। एंगस्ट्रॉम में बता दो आंसर। ये 10 टू द पावर माइनस 11 है। दीप सिद्धू साहब ठीक है आंसर। कृष सही है आंसर। और अर्शित सिंगला आंसर गलत है, एंगस्ट्रॉम में आंसर गलत है। सुमित कुमार क्या हो गया सर, रुक गए ये क्या किया तूने? सर, क्या हो गया? क्या भेजा ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। सर वो 0 है सर, टाइपिंग करनी डिफिकल्ट है सर, बारी बारी, फिर मैंने ओ ही लिख दिया सर। अच्छा 053 into 4। 0 पॉइंट है सर। अच्छा मतलब मल्टीप्लाई मैं खुद करूं? सर वो भी बताना है सर? ऑब्वियसली बताना है। सर अभी बताता हूँ सर, तो एंगस्ट्रॉम में आंसर बताना। करण करेक्ट। सर सही तो है मेरा आंसर, मैंने 3-4 बार कैलकुलेट करके देखा, यही आ रहा है। अच्छा यार, यार सबको ट्रेन की आवाज नहीं लग रही जरा? मेरे को स्पीकर की आवाज तो लगती नहीं इसकी। अर्शित यस सर। तूने एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया इसको? अच्छा ठीक है, समझ गया सर।
आस्था ठीक है, कृतिका ठीक है, सुमित कुमार तू मजे ले ले, हैं तू मजे कर ले इधर। और सर नहीं सच में हैंग हो रहा है सर, इसलिए कर रहा हूँ। सुमित कुमार ने ना ये भेजा है, ये अब पढ़ो इसको, 2.12 and 4.71 77 सर हैंग हो रहा है सर, वो वर्ड्स वाला कॉलम ही नहीं खुल रहा है सर, क्या करूं मैं? ठीक है, ठीक है आंसर, ओके। तो इसमें हम सिंपल क्या करेंगे, फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है? R is directly proportional to n square by z. Yes, R is directly proportional to n square by z. n square by z। अब z तो वही है, हाइड्रोजन एटम ही है, पहले भी हाइड्रोजन एटम है, बाद में भी हाइड्रोजन एटम है, तो अपने को तो सिर्फ r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर से मतलब है। R1 हमें दे रखा है 5.3 into 10⁻11 मीटर्स। अब 2 जो है R2 हो जाएगा R2 by R1 is equal to N2 by N1 का होल स्क्वायर, that is R2 is equal to 2 square into 5.3 into 10⁻11 meters. That comes out to be 2.12 angstrom, and R3 is equal to 3 square into R1, so 3 square into 0.53 angstrom, 4.77। ठीक है, कोई दुख तकलीफ, क्लियर है? अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम की, ठीक है, कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर से नीचे कूदेगा तो कितनी लाइट एमिट करेगा, कौन सी वेवलेंथ की, वेवलेंथ हम कैसे फाइंड करते हैं, उस वेवलेंथ पे क्वेश्चन आते हैं कि भाई फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट एमिटेड, कौन से रीजन में आ रही है ना, और उसके बाद फिर उसके रीजन्स वगैरह हैं, कौन कौन से वो उसकी सीरीज हैं, लाइमन बामल पास्टन वाली है ना, तो वो LBP BPH सर। ठीक है, LBP BPH, हाँ, लेमन बामल पास्टन ब्रैकेट एंड H कौन सी होती है लास्ट में? हेम्पेरी होती है हम्फ्री। हम्प्री सर, हेम्पेरी है जो कुछ होता था सर। सर एक पफंड भी तो होती है। आ गया दोबारा पफंड वाला, ओ पफंड नहीं होता, वो क्या होता है, कल तो बताया था मैंने, पी फंड। अबे पी फंड नहीं होता, सिर्फ फंड होता है यार, तुम लोग मजे मजे में हो तुम लोग, हैं अलग ही सर मजे में, पफंड में मजा आता है, फंड कहने में मजा आता है, ठीक है, वो तो जो मर्जी कह लो, देखो उसको निकनेम से जैसे मर्जी बुला लो, लेकिन है उसका नाम फंड। फट पी, कल नहीं बताया था सर ने, पी साइलेंट होता है। हाँ चलो जी स्टार्ट करते हैं फिर इसको, अगला टॉपिक बनाओ। एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन एटम,
बोहर ने इतना काम किया हाइड्रोजन एटम पे। ओके, तो पहले तो लैम्डा देखेंगे भाई कितना होता है लैम्डा। तो जब भी एक लेवल से दूसरे लेवल पे कूदेगा, ये एक लेवल, ये दूसरा लेवल है ना, दिस इज n1, दिस इज n2, इसकी एनर्जी है E1 E2, इसकी एनर्जी है E1। तो इलेक्ट्रॉन आया नीचे और उसने कुछ वेवलेंथ की जो लाइट है वो एमिट की, h न्यू या फिर hc/लैम्डा। अब वो कितनी होगी वो हमें पता है कि डेल्टा E किसके बराबर होगा, h E2 माइनस E1 के, है ना। और E2 माइनस E1, E का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, माइनस RCH Z²/n²। कहाँ घूम रहा है करण? अरे यार ये लिखा क्यों जा रहा है इस पे, Z²/n² जूल। देयरफॉर डेल्टा E अपने को चाहिए, माइनस RCH तो कॉमन आएगा, Z² भी कॉमन आएगा, ये आएगा 1/n² माइनस 1/n1²। ठीक है, और डेल्टा E क्या है, hc/लैम्डा, इस माइनस को अंदर ले लेते हैं ना, this is hc/लैम्डा is equal to RCH Z² 1/n1² minus 1/n2²। HC उड़ाओ तो मेरे पास क्या आएगा, 1/लैम्डा is equal to RZ² 1/n1² minus 1/n2²। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। या डायरेक्टली अगर एनर्जीज दे रखी हैं तो डायरेक्टली एनर्जीज यूज कर लो, अगर एनर्जीज नहीं दे रखी है आपको, लेवल्स दे रखे हैं तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, एनर्जीज पता है तो एनर्जीज को सीधा माइनस कर दो, जैसे मर्जी कर लो, कंसेप्ट आपको पता है, फॉर्मूला जो मर्जी लगाओ, ये लगाओ चाहे वो लगाओ। अब हाइड्रोजन एटम की अगर बात हो रही है उसमें तो सिर्फ Z1 ही है, उस केस में 1/लैम्डा बन जाएगा 1/r 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, तो यहां से आपको वेवलेंथ मिल जाएगी। सुमित कुमार जल्दी कर ले नोट। ठीक है जी, अब इसमें स्पेशल केसेस करते हैं, सीरीज बनाते हैं। क्या केस 1, इफ n1 is 1, अगर लोअर स्टेट जो है 1 है तो वो सीरीज कौन सी होगी, लेमन लाइमन सीरीज, दिस इज लाइमन सीरीज। और n2 क्या हो सकता है उस केस में, 2 3 एंड टिल इंफिनिटी, कुछ भी हो सकता है, दिस इज लाइमन सीरीज। अगर n2 जो है वो 2 है
तो उस केस में जो सीरीज होगी वो कौन सी होगी? बाल्मर। बाल्मर सीरीज। और इस केस में n2 2 नहीं है, n1 2 है। और n2 क्या होगा इस केस में? 3 4 5 until infinity, कुछ भी हो सकता है। केस 3, if n1 is 3, that is Bastian series. n2 can be 4 5 till infinity. अगर n1 4 है, that is ब्रैकेट ब्रैकेट की स्पेलिंग सर KET वाला। के यही होंगे मेरे ख्याल। ब्रैकेट, curly bracket, 5 6 till infinity. और अगर n5 है तो अर्षित क्या होगा? P फंड। फंड 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 सीरीज। n अगर 5 है तो द सीरीज इज फंड सीरीज। ओके, n1 और इधर n3 किधर से आ जाएगा? n2 इज 6 7 10, कुछ भी हो सकता है। इनमें से कौन सी सीरीज जो है वो विजिबल रेंज में फॉल करती है? सर बाल्मर। करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ लिख लेते हैं जरा, दिस इज इन विजिबल रेंज। और लाइमन वाली? सर लाइमन वाली नहीं याद, बाकी याद अभी पास्ट वाली IR ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ बाकी सारियां फार IR। अगर कौन सी IR में होगी? सर पास्ट वाली IR से बाकी ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ शायद फार IR। हाँ, मतलब IR ही उसको सब IR बोल देते हैं हम। लेट्स, ये सब है IR, तो अगर ये वाली IR है, ये वाली विजिबल है, तो ये कौन सी होगी? UV। ठीक है जी, तो ये जरा याद रखना। वैसे तुम लोगों को याद है, अच्छी बात है, तो रिमेम्बर दिस। ओके, एक जरा लिखो वर्ड। अगर आपको सीरीज लिमिट कुछ वर्ड ऐसा नाम दे रखा है ना, सीरीज लिमिट, तो उसका मतलब होता है n इक्वल टू इन्फिनिटी लेना। ठीक है, सीरीज लिमिट is used for n is equal to infinity in all the series. ठीक है, तो कुछ कई बार ना क्वेश्चन में लिखा आ जाता है भाई, सीरीज लिमिट से अगर ट्रांजिशन हो रही है तो क्या होगा? सीरीज लिमिट का मतलब नहीं पता होता कई बार, तो सीरीज लिमिट मतलब इन्फिनिटी। एक ना मॉड्यूल में बढ़िया सी रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, मैं वहां से लेट मी टेक द पिक्चर। सर जैसे आपने पहले बोला था फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, वो भी ग्राउंड स्टेट ही होती है? First excited state is not ground state. First excited state is n is equal to फिर एक ऊपर होएगी जो ग्राउंड से ऊपर वाली n is equal to 2। हाँ बस ठीक है, ये इसमें कंफ्यूजन रहती है। ये ना पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है,
बढ़िया सी, थोड़ा एक ही झटके में पता लग जाता है। सर ये मत कह देना अब ये बनाना है। नहीं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बना लेंगे। सर एक कोई गल है। अरे रिवाइज भी तो करोगे, तब बना लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब ये बताओ मुझे कि हर सीरीज में जो फर्स्ट लाइन है, फर्स्ट लाइन मतलब उस सीरीज का जो ग्राउंड है, मतलब उस सीरीज का जो लोअर लिमिट है, इमीडिएटली उससे नेक्स्ट, जैसे अगर मैं लाइमन की बात करूं तो 1 और 2 के बीच में जो लाइन आएगी उसकी जो वेवलेंथ है वो मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी? क्या सर? लाइमन में अगर ट्रांजिशन 2 से 1 पे हो रही है, लाइमन में ट्रांजिशन हो रही है 2 to 1, ओके, तो उसकी जो वेवलेंथ है लाइमन सीरीज के अंदर ही, अगर बाकियों से कंपेयर करूं तो वेवलेंथ जो है वो मिनिमम है या मैक्सिमम है? सर मिनिमम होगी, क्योंकि डेल्टा घट है ना, डेल्टा एनर्जी। मतलब अगर मैं इसमें देखो, इसमें बात कर रहा हूँ, ये वाली लाइन जो इधर राइट मोस्ट लाइन है, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी या लेफ्ट वाली लाइन की वेवलेंथ सबसे कम होगी इन 4-5 लाइन में से? सर राइट वाली दी। राइट वाली की। हाँ जी सर। दीप कमलपाल सिंह सिद्धू, सर 1/λ नहीं होता? ज्यादा लिम्टा में 1/λ होता है, ट्रैक्टरी होएगी। देखो 2 और 1 में एनर्जी डिफरेंस कम है या 7 and 1 में एनर्जी डिफरेंस कम है? 2 एंड 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ। अच्छा ठीक है। 2 and 1 में एनर्जी डिफरेंस कम है, तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी सबसे कम कौन सी होगी? 2 and 1 के बीच वाली, क्योंकि E इक्वल टू H नहीं होता है, तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम किसकी होगी? 2 to 1, हाँ के ना? तो लैम्डा हाँ जी सर। यस सर। तो इसका लैम्डा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। यस सर। हाँ जी सर। और जो इन्फिनिटी से 1 पे आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। यस सर। इन्फिनिटी से 1 की दूरी सबसे ज्यादा है, हाँ के ना? हाँ जी सर। तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। हाँ जी सर। तो उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। कम होएगी। ये बात समझ में आ गई? सिंपल बात है। यस सर। ठीक है, तो इसको स्टार पॉइंट में लिखो जरा। डेल्टा E is equal to h nu is equal to hc by lambda. तो for delta E is minimum, frequency is minimum and lambda is maximum and vice versa हो जाएगा। if delta E is maximum, frequency is maximum and lambda is minimum। ठीक है, तो अब सीरीज में क्या हाल होगा इनका? Therefore frequency of first line of a series is, frequency of first line of the series is minimum या maximum? मिनिमम। Minimum. Frequency of last line का मतलब सीरीज लिमिट। इन्फिनिटी।
is maximum. Lambda of first line of a series. Lambda of first line of series is maximum. And lambda of last line मतलब series limit is minimum. ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। ओके, अब तुम लोगों ने कुछ ऐसा पढ़ा होगा कि भाई जब एमिशन हो रही होती है, एक इलेक्ट्रॉन जो है nth लेवल से फर्स्ट लेवल पे आता है, तो उसमें कौन कौन सी पॉसिबल लाइंस हैं, कौन कौन सी पॉसिबल ट्रांजिशंस हैं, तो कितनी नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल ट्रांजिशंस हो सकते हैं, उसका फॉर्मूला किया कोई? सर n into n plus 1 by 2। n into n minus 1 divided by 2। हाँ जी सर, ऐसा ही था कुछ सर। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। करेक्ट, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल एमिशन स्पेक्ट्रल लाइंस। एंड नंबर ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी होती है पॉसिबल? कुछ स्क्वायर हो जाता था शायद ना, समझते हैं इसको, याद आ जाएगा तुम लोगों को। इसमें नेक्स्ट लिखो, सब हेडिंग सी डालो एक, नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस। in emission and absorption. तो पहले अगर हम एमिशन की बात करें, एमिशन में क्या है, अगर n से फर्स्ट पे आना है तो एक चांस तो क्या है, पहले वो n से n-1 पे आएगा, n-1 पे n-2 पे आएगा, फिर n-2 से n-3 पे आएगा, ऐसे करता करता कितने पे आएगा, फर्स्ट पे पहुंचेगा। इस केस में कितनी लाइंस निकली? इस केस में कितनी लाइंस निकली? सर n ही निकली, n-1 निकल गई। n-1 निकली, ठीक है। इफ एन excited electron goes from nth state to first ground state, then possibility क्या क्या है? पॉसिबिलिटीज है n से n-1 पे जा रहे हैं, फिर n-1 से n-2 पे जा रहे हैं, n-1 से n-3 पे जा रहे हैं, एंड सो ऑन करता 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 लास्ट में 2 से 1 पे पहुंच गए। तो इस केस में पॉसिबल नंबर ऑफ लाइंस कितनी हुई? ये लाइन हुई 1, n-1, ये लाइन हुई 2, ये लाइन हुई 3, करते 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 ये लास्ट लाइन हुई n-1। तो कितनी लाइंस हुई? n-1। ठीक है। अब ये भी हो सकता है भाई, ये भी हो सकता है n से सीधा n-2 पे कूद जाए, फिर करता करता 1 पे पहुंचे। उस केस में नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी होगी? मतलब ऐसे भी हो सकता है, इसका हाफ हो जाएगा। नहीं, n से n-2 हो जाएगा, फिर n-2 से n-3, एंड यहां से करता करता 2 से 1 पे पहुंचे। इसमें नंबर ऑफ लाइंस कितनी आई? n-2। कितनी ट्रांजिशंस है? n-2 है ना इसमें? हाँ जी सर, एक ट्रांजिशन उड़ाई है मैंने सिर्फ, हाँ जी। है ना।
तो ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज है सारी, तो सारी इनको सब सम करेंगे तो देयरफॉर the total number of possible transitions will be क्या है n-1 plus n-2 plus n-3 plus 1. This is summation n, लेकिन n-1 तक है। समेशन n का फॉर्मूला क्या होता है? n into n+1 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे n की जगह n-1 डाल दो तो आ जाएगा n into n-1 डिवाइड बाय 2। याद कर लो इसको। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि n से n-2 जाए, फिर n-2 से n-4 जाए, फिर उससे n-6 जाए। बिल्कुल हो सकता है, ले लिया ना हमने पॉसिबिलिटी, वो ले तो ली। तो ये किया तो है ऐड तक, ये भी तो हो सकता है सीधा n से 1 पे कूद जाए, हमने तो वो भी ले ली। अच्छा हाँ ठीक है सर। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन की। एब्जॉर्प्शन में क्या है, बीच वाली स्टेजेस पॉसिबल नहीं है। एब्जॉर्प्शन अगर बॉडी कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ऐसा नहीं है कि भाई उसका घर जो है वो ग्राउंड स्टेट है, तो 1 से ऐसा नहीं है पहले वो है ना, जैसे तुम्हें जाना है चिंटू के घर, पहले रास्ते में बिट्टू के घर रुक गए, फिर बाद में चिंटू के घर गए ना, ऐसा नहीं होगा, है ना। अपने चिंटू पे जाना तो सीधा चिंटू पे छलांग लगाएगा, वो एब्जॉर्प्शन करेगा। मतलब 1 से अगर एनर्जी मिली उसको तो सीधा n पे जाना है तो n पे जाएगा, n-1 पे जाना है तो n-1 पे जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले 1 से 2 पे कूद गया, 2 से 3 पे कूद गया, 3 से 4 पे कूद गया, है ना, तो ऐसा नहीं होगा। 1 से या तो डायरेक्टली 2 पे कूदेगा, या 1 से डायरेक्टली 3 पे कूदेगा, या 1 से डायरेक्टली 4 पे कूदेगा, या 1 से डायरेक्टली 5 पे कूदेगा, n तक 1 से डायरेक्टली n तक कूदेगा। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन पैटर्न इसलिए इतनी लाइंस नहीं होती, पॉसिबल लाइंस नहीं होती। कितनी होती है? सिर्फ n-1, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4 टिल 1 से n, तो ओनली n-1 possible absorption spectral lines are there। ठीक है, इनफैक्ट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रल लाइंस हमें दिखती कैसी है? दे आर मिसिंग इन द स्पेक्ट्रम, क्योंकि वो तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई ना, दे आर मिसिंग लाइंस एक्चुअली, राइट। तो इसमें लिखेंगे when electron absorbs energy, it does not stop at intermediate levels। अगर वो गया कहीं इंटरमीडिएट पे तो उसको वापस आना पड़ेगा, एक बार अपने घर से ही सीधा जा सकता है। और क्योंकि हमेशा n 1 से ही जाएगा, तो दैट मींस इसमें सिर्फ कौन सी सीरीज की लाइंस एब्जॉर्प्शन पैटर्न में दिखेंगी? लाइमन की, करेक्ट। मैंने एनर्जी एक सेकंड, हाँ बोलो सर। ये एमिशन वाला फॉर्मूला ऑलवेज ट्रू है सर? हाँ हाँ, एक सर केमिस्ट्री में ये भी पढ़ा था कि ऑलवेज ट्रू नहीं होता कोई फार्मूला। यस सर, एक रेड लिमिट पता नहीं कौन से क्वेश्चन थे सर, उनमें ये लगता नहीं फॉर्मूला। अच्छा पता नहीं यार, फिर वो फिजिक्स में तो नहीं आती सर। फिजिक्स में तो नहीं है ना, फिजिक्स में तो जो क्वेश्चन आएंगे उसमें हर एक में लगता है। ठीक है, वैसे तो मेजर तो पार्ट तो ये केमिस्ट्री का ही है, तो यहाँ पे तो हम
अच्छा हम लिख रहे थे when electron absorbs energy it does not stop at intermediate levels, therefore it will excite from n is equal to 1 always to higher levels, that is n is equal to 1 to n is equal to 2, n is equal to 1 to n is equal to 3, ऐसे n is equal to 1 to n is equal to n. तो इसमें therefore total number of possible absorption spectral lines is equal to n minus 1. Since absorption is from n is equal to 1 only, therefore only Lyman series is found. In absorption pattern. Absorption spectrum. ठीक है, एक इसमें एक्सेप्शन ये है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो सन का है ना उसमें बाल्मर सीरीज भी होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर के कारण इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपना घर पहले ही शिफ्ट करके बैठे होते हैं 1 से लेके 2 पे। वो पहले एक्साइटेड स्टेट में हमेशा ही रहते हैं ड्यू टू वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, दिस इज एन एक्सेप्शन। Absorption spectrum of sun has Balmer series as well. Because many atoms remain in n is equal to 2 excited state due to very high temperature of sun. ठीक है जी, तो ये सारा कहानी थी स्पेक्ट्रम की। इसके न्यूमेरिकल्स हम अगली क्लास में प्रैक्टिस कर लेते हैं, राइट? आज हो नहीं पाएंगे, तो नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक तो खत्म हो जाएगा एंड वी विल स्टार्ट विद न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है जी, चलो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।